नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कुछ पेंशनर्स को डीआर में 3% की बढ़ोतरी का 4 महीने का एरियर मिलना शुरू हो गया है। क्या यह जानकारी सही है? हाँ, यह सही है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद ही कमेंट करें, खासकर डीआर के एरियर के बारे में। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कम्यून ऑफ पेंशन का लाभ नहीं उठाया है तो आप इसे पेंशन आने के कई साल बाद भी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बकायदा लेटर और फॉर्म भी दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप कम्यून ऑफ पेंशन का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल पर ओआरओपी की विसंगतियों को रखा जाए। जी हां दोस्तों, 7 नवंबर को एक ऐसा मौका है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं, पेंशन मंत्रालय ने पेंशन डॉक्यूमेंट से नाम हटाने के संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, हम इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे साथ जुड़े रहने और आपसे जुड़ी भरोसेमंद जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सबसे पहली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या आपने कम्यून का लाभ उठाया है? दोस्तों, कम्यून ऑफ पेंशन एक ऐसा विकल्प है जैसे कि हम पेंशन को कुछ समय के लिए गिरवी रख रहे हैं, जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स को मिलता है। हालांकि हर महीने यह राशि हमारे पेंशन से कटती है, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं और नुकसान भी हैं जो बहुत कम हैं। फायदे ज्यादा हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपने यह कटने वाला लाभ नहीं लिया है और आपकी रिटायरमेंट को 2 से 4 साल हो चुके हैं, फिर भी आप कम्यून का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। अगर आपने कम्यून का लाभ नहीं लिया है तो एक मेडिकल कराने का फॉर्म भी है। यदि आपका रिटायरमेंट आते समय और आपके रिटायरमेंट के बाद 1 साल से अधिक का समय हो गया है और आप कम्यून पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको इसके साथ मेडिकल भी कराना होगा। आप कम्यून का फॉर्म और मेडिकल का फॉर्म भरकर अगर भेज देंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस आपके कम्यून को प्रोसेस करके पीसीडीए को भेजेगा और पीसीडीए आपके कम्यून का भुगतान कर सकता है। चलिए, मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाता हूं, जिसे देखकर हम इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑफिस का 29 अक्टूबर का लेटर है जो पेंशनर को भेजा गया है। जब पेंशनर की पेंशन आए हुए 1 साल से अधिक हो चुका था और उन्होंने कम्यून पेंशन की मांग की, तब रिकॉर्ड ऑफिस ने उन्हें ये फॉर्म भेजे। आप देख सकते हैं कि यह है ब्लैंक आईएफ 340 फॉर्म और आईएफ 340 फॉर्म। आईएफ 340 फॉर्म कम्यून के लिए आवेदन करने का फॉर्म है, जबकि फॉर्म सी मेडिकल कराने का फॉर्म है। चलिए, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं। यहां देखिए, यह रहा आईएफ 342 फॉर्म, जिसमें हम कम्यून के लिए आवेदन करते हैं। आपने पूरा फॉर्म देखा। अब नीचे मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म सी। ये देखिए, ये फॉर्म सी है जो मेडिकल कराने के लिए है, क्योंकि यदि आपकी पेंशन आने के बाद 1 साल या उससे अधिक समय हो जाता है और तब आप कम्यून की मांग करते हैं, तो इस तरह से आपको यह फॉर्म भरकर मेडिकल अथॉरिटी को प्रस्तुत करना होगा। आपको मेडिकल कराकर इसे भेजना पड़ेगा और यह मेडिकल आप नजदीकी एमएच या सिविल हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं। दोनों फॉर्म भरकर भेजने पर रिकॉर्ड ऑफिस आपके दस्तावेजों को प्रोसेस करेगा। यदि आपने पहले कम्यूलेशन का लाभ नहीं लिया है तो आपको इस फॉर्म के आधार पर कम्यून मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी रिटायरमेंट को 2 से 4 साल हो गए हैं और आपने पहले कम्यूलेशन नहीं लिया है, तो आप इस फॉर्म को भरकर जरूर भेजें और कम्यूलेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, जो पेंशन के दस्तावेजों में बच्चियों के नाम जुड़े रहने के संबंध में पेंशन मंत्रालय की नई गाइडलाइन पर है। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है
आमतौर पर यह देखा गया है कि जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो पेंशनर्स अपने पेंशन डॉक्यूमेंट से उनके नाम हटाने के लिए आवेदन करते हैं। इस संबंध में पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है। आप इस समय पेंशन मंत्रालय का लेटर देख रहे हैं, जो कि अक्टूबर 2024 का लेटर है। इस लेटर में पेंशन मंत्रालय ने क्या स्पष्ट किया है, यह देखते हैं। अगर आप हेडिंग पर ध्यान देंगे तो लिखा है क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, यानी कि यह मामला बच्चियों के नाम को पेंशन डॉक्यूमेंट से हटाने से संबंधित है। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे बच्चियां पेंशन के लिए हकदार हों या नहीं, उनका नाम दस्तावेजों से नहीं हटाया जाएगा। उनके नाम को दस्तावेजों से हटाना उचित नहीं है, क्योंकि इसके कई मायने होते हैं। बच्चियां भी पेंशन के लिए पात्र होती हैं और इसके लिए कई शर्तें होती हैं, जिन्हें मैं आगे समझाऊंगा। आप इस लेटर को देख सकते हैं, जिसे पेंशन मंत्रालय को जारी करना पड़ा है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कई पेंशनर्स अपनी बच्चियों के नाम को पेंशन डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए आवेदन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशन मंत्रालय ने यह गाइडलाइन जारी की है कि अब आगे से नाम हटाने का काम नहीं चलेगा। नाम हटाने से कई चीजें प्रभावित होती हैं और हमारी बेटियां भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अगर हमारे बाद हमारी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता है तो उसके बाद बच्चों को भी यह लाभ मिलता है, लेकिन लड़कों के मामले में उन्हें 25 साल की उम्र तक ही पेंशन का लाभ मिलता है, या जब तक वे कमाई करना शुरू नहीं करते तब तक उन्हें यह लाभ मिलता है। अगर उनकी उम्र 25 साल से अधिक हो गई तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि वे डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जिनके लिए यह लाभ जीवन भर के लिए होता है। दूसरी ओर, अगर लड़कियां अविवाहित हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ तब तक मिलता रहेगा जब तक वे अविवाहित हैं। अगर वे विधवा हैं या तलाकशुदा हैं तो भी उन्हें यह लाभ मिलता है। इस वजह से बच्चियों का नाम कभी भी दस्तावेजों से हटाना नहीं चाहिए। इसी कारण पेंशन मंत्रालय को यह गाइडलाइन जारी करनी पड़ी कि बच्चियों का नाम डिलीट नहीं किया जाए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 7 नवंबर को एक विशेष अवसर है जिसमें ORP, ओल्डर रिटायर्ड पेंशनर्स के मुद्दों को सीधे प्रधानमंत्री जी के टेबल पर लाने का मौका है। जी हां दोस्तों, 7 नवंबर 2024 को दिल्ली में ORP डे मनाया जा रहा है और इसके लिए संबंधित लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। आप इस समय एक राज्य सैनिक बोर्ड का लेटर देख सकते हैं, जो 25 अक्टूबर 2024 का है। यह लेटर राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा जिला सैनिक बोर्डों को भेजा गया है, जिसमें उनसे पॉइंट्स मांगे गए हैं। यदि यह लेटर एक जिला सैनिक बोर्ड को गया है तो यह निश्चित रूप से अन्य जिला सैनिक बोर्डों को भी भेजा गया होगा। यह पॉइंट भेजने का एक सुनहरा अवसर है जिसे पेंशनर्स को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ORP, ओल्डर रिटायर्ड पेंशनर्स के 10 साल पूरे होने पर अब ORP डे मनाया जा रहा है दिल्ली में। नीचे मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा। यह लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का 23 अक्टूबर 2024 का है, जिसमें हेडिंग है सेलिब्रेशन ऑफ 10 years ऑफ OROP एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024। 7 नवंबर 2024 को यह एक बहुत बड़ी मीटिंग या सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्डों से भी अब पॉइंट्स मांगे गए हैं। इसके साथ ही वहां पर पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। ये सभी के लिए अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने का सुनहरा मौका है। उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हर डायरेक्टरेट की तरफ से 2-2 पूर्व सैनिक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग 60 से 70 पूर्व सैनिक वहां उपस्थित रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल पर ORP की विसंगतियों को रखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ORP को लागू किया गया। हालांकि
इस विषय पर कई लोग कह सकते हैं कि यह मोदी सरकार की बढ़ाई कर रहा है, लेकिन जहां हमें सरकार की आलोचना करनी चाहिए, मैं हमेशा सरकार की आलोचना करता हूं। जैसे कि एडिशनल पेंशन का मुद्दा है, जो 80 साल की उम्र में शुरू किया जाता है, जबकि माननीय अदालतों के आदेश के अनुसार 69 साल की उम्र पूरी होते ही एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए। इसी तरह डीए और डीआर के रिवीजन का फार्मूला भी सरकार ने बदल दिया है, जिसके कारण डीडीआर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सरकार की नीतियों और निर्णयों की आलोचना करें जब वे पेंशनर्स के हितों के खिलाफ हों। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पेंशनर्स को उनके हक का पूरा लाभ मिले। हम उन मुद्दों की भी आलोचना करते हैं, जैसे कि नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद सरकार की आनाकानी। हम सरकार की इक्वल एमएसपी को लेकर भी आलोचना करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ओआरपी को लागू करना एक बहुत बड़ा निर्णय था, जो भारत सरकार ने 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2016 में लिया। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ विसंगतियां हैं, जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सरकार की नीतियों और कार्यों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करें, ताकि जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जा सके और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पर ध्यान दिया जा सके। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अब इन विसंगतियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर शायद ये विसंगतियां सही हो सकेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये विसंगतियां क्या हैं। जैसे कि प्री 2006 के पेंशनर्स पर एमएसएसईपी का लागू न होना, यह ओआरपी में एक बहुत बड़ी विसंगति है। इसके अलावा रिजर्व पेंशनर्स को ओआरपी के दायरे से बाहर रखना भी एक समस्या है, और ओएमजेसी की रिपोर्ट को ओआरपी 1 के अंतर्गत लागू न करना भी इस सूची में शामिल है। 2016 के बाद एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के मुद्दे को भी उठाना आवश्यक है। यह सभी विसंगतियां पेंशनर्स के हक में सही नहीं हैं और इनका समाधान करना बेहद जरूरी है। हमें एकजुट होकर इन मुद्दों को उठाना होगा ताकि सरकार इन पर ध्यान दे सके, और 26 के पहले के पेंशनर्स को अलग अलग टेबल में बांटना, 2016 के बाद के जेसीओ का जो रैशनल पेंशन कम हुआ है, ये सभी मुद्दे ओआरपी की बड़ी विसंगतियां हैं जिन्हें सही करना जरूरी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपने ओआरपी तो दिया, लेकिन इस ओआरपी की विसंगतियों को भी आप ही सुधारें। इसलिए 7 नवंबर को जो भी पूर्व सैनिक वहां जा रहे हैं या जिनके द्वारा पॉइंट्स भेजे जा रहे हैं, उन्हें इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। यह एक सुनहरा अवसर है जहां हम अपनी समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रख सकते हैं। हमें एकजुट होकर इन विसंगतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाना होगा। तो इस पॉइंट में ओआरपी की विसंगतियों को जरूर रखा जाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन विसंगतियों को सही किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्व सैनिकों को न्याय मिले, और 7 तारीख को मनाए जाने वाले ओआरपी डे पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार ओआरपी की विसंगतियों को गंभीरता से लेगी और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करेगी। केवल ओआरपी देने से काम नहीं चलेगा। लोग उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो उनके लिए वास्तविक काम कर सकते हैं। इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाएगी और हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार से यह अपील करते हैं कि वे ओआरपी की विसंगतियों को सही करें। चलिए, अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। डीआर के एरियर का भुगतान 53% पर शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, 53% के जो डीआर का एरियर है, वह 4 महीने का है, यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, और इसका भुगतान शुरू हो गया है। हालांकि स्पर्श ने अभी तक इस भुगतान को शुरू नहीं किया है। सीपीपीसी ने भी केवल कुछ ही मामलों में भुगतान किया है, और कई सीपीपीसी अभी भी एरियर का भुगतान करना बाकी है। इस मामले में कुछ सीपीपीसी ने भुगतान करना शुरू कर दिया है, और इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। कुछ पेंशनर्स ने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे इसकी जानकारी भेजी है, इसलिए इसके बारे में आपको बताना जरूरी था।
सोशल मीडिया से गलत जानकारियां मिल सकती हैं, जैसे कि स्पर्श ने सभी का भुगतान कर दिया है या कल आपके खाते में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। सीपीपीसी ने कुछ मामलों में 4 महीने के एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, लेकिन स्पर्श का अभी बचा हुआ है। स्पर्श का भुगतान करने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। मुझे 2 तारीख को एक पेंशनर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके खाते में 257 डीए एरियर क्रेडिट हुआ है। उन्होंने लिखा, सर, मुझे 257 डीए एरियर प्राप्त हुआ है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि कुछ पेंशनर्स को एरियर मिलना शुरू हो गया है, लेकिन सभी को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। सर जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब देखिए, उसके बाद मैंने उनसे कुछ सवाल किए। मैंने पूछा, आपकी पेंशन का बेसिक कितना है? आपको कैसे पता चला कि यह डीआर का एरियर है, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार डीआर का भुगतान तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने उनसे थोड़ी और जानकारी मांगी। पेंशनर ने मुझे बताया कि उनका बेसिक कितना था और अन्य सभी आवश्यक विवरण साझा किए। फिर मैंने उनसे और सवाल किए, जिनका जिक्र आप सुन सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। आपकी पेंशन किस बैंक में आती है और क्या आपका अभी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है? ये दोनों चीजें भी बताइएगा प्लीज। तो देखिए, पेंशनर ने मुझे यह जानकारी दी कि उनकी पेंशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आती है। उन्होंने बताया, सर जी, अभी मैं स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ हूं। यानी कि कुछ सीपीपीसी ने जैसे ही डीआर का आदेश जारी किया, कुछ सीपीपीसी ने भुगतान शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर का आदेश था और 31 अक्टूबर को ही कुछ सीपीपीसी ने भुगतान कर दिया है। तो फिलहाल स्पर्श द्वारा अभी तक का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सीपीपीसी ने अपने पेंशनर्स को 3% पेंशन की बढ़ोतरी का भुगतान शुरू कर दिया है। उसका 4 महीने का एरियर का भुगतान कर दिया है, जैसे कि इस पेंशनर ने भी जानकारी दी। तो दोस्तों, आपने अभी देखा और सुना कि उस पेंशनर का बेसिक पेंशन 8,807 था और उनका ओपी था अभी रिवीजन नहीं हुआ है। वह सिपाही रैंक का है और OP2 का पेंशन ले रहे थे। अगर आप 8,807 में 3% डीआर का कैलकुलेशन निकालेंगे और 4 महीने के लिए इसे गुणा करेंगे तो वही अमाउंट निकलेगा। आप इसे खुद भी करके देख सकते हैं। यह अमाउंट 2,257 है, यानी कि उन्हें 4 महीने का एरियर सीपीपीसी द्वारा सेंट्रल बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है। अभी सभी ने भुगतान शुरू नहीं किया है और स्पर्श ने तो बिहार का 4 महीने का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। अगर आपके लिए आगे और कोई जानकारी देने योग्य विषय हो तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।